दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी की काली बेटी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में रानी परी अपनी बेटी किरण के साथ रहती थी। वैसे तो किरण एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, क्योंकि वो बहुत ही सांवली थी, जिसकी वजह से बाकी सभी परियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। रानी परी ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई भी जादू काम नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन वो पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जाती है और वो पृथ्वी लोक पर घूम रही होती है कि तभी उसे रवि नाम का एक खूबसूरत लड़का दिखाई देता है और उसे पहली ही नजर में रवि से प्यार हो जाता है। फिर वो रवि के पास जाती है और उससे बोलती है, हाय, मेरा नाम किरण है और मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हेलो, मेरा नाम रवि है, लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। और आप रहती कहाँ हैं? मैं यही पड़ोस के गांव में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मेरे काले रंग की वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी ही नहीं करता। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके इस काले रंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर रवि ने किरण परी से खुशी खुशी शादी कर ली। उसके बाद किरण परी अपनी माँ को वो सारी बात आकर बता देती है। पर बेटा, तुमने शादी क्यों कर ली, वो भी पृथ्वी लोक पर, और मुझे कुछ बताया भी नहीं। माँ, मैं क्या करती माँ, परी लोक की सभी परियों की बातों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रवि से शादी करके उनके साथ हंसी खुशी पृथ्वी लोक पर ही रहूंगी। और वो बहुत अच्छे हैं माँ, और उन्हें मेरे काले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं है माँ। वो तो ठीक है बेटा, पर क्या तुम्हें पता नहीं कि परी लोक का नियम है कि अगर कोई परी पृथ्वी लोक के इंसान से शादी करेगी तो उन्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ वापस देनी पड़ेंगी और वो एक साधारण इंसान बन जाएंगी। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लीजिए और मुझे एक साधारण इंसान के रूप में बदल दीजिए। उसके बाद रानी परी किरण परी की सारी जादुई शक्तियाँ वापस ले लेती हैं और उसे एक साधारण इंसान बना देती हैं। फिर किरण परी अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ भी किरण परी के काले रंग की वजह से उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अपनी बड़ी बहू को बहुत मानती थी, क्योंकि उसका रंग साफ था और वो गोरी थी। अरे ओ कलमुही किरण, कहाँ मर गई और कितना देर लगाएगी एक कप चाय लाने में? ये लीजिए माँ जी चाय। तेरे हाथ से तो ये चाय पीने में भी डर लगता है, कहीं तेरा ये काला रंग मेरे ऊपर न चढ़ जाए। जब कभी भी किरण का अपनी सास से आमना सामना होता तो हर बार उससे अपने काले रंग पर ताना सुनना पड़ता, जिस वजह से बेचारी किरण बहुत दुखी रहती थी। पर किरण ने कभी भी पलटकर अपनी सास को जवाब नहीं दिया। एक दिन उसकी सास किरण से बोलती है, सुन छोटी बहू, गांव से मेरी सहेलियां आएंगी, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, समझ गई ना? ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें देखकर वो सब बहुत खुश होंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर कुछ ही देर में उनकी सास की सहेलियां घर पहुंचती हैं। उनकी सहेलियां बढ़िया बढ़िया खाना देखकर बोलती हैं, अरे वाह रेखा, तेरी छोटी बहू तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अरे छोड़ो,
खाना बनाने में ऐसा क्या है, कोई भी बना लेगा। मैं अपनी बड़ी बहू से मिलाती हूँ तुम्हें, कितनी गोरी और सुंदर है वो। हाँ, अरे बड़ी बहू जरा बाहर तो आना। फिर बड़ी बहू बाहर आती है। नमस्ते। अरे वाह, बड़ी बहू तो बहुत ही गोरी है। कुछ काम काज भी जानती है या नहीं? ऐसा लग रहा है कि रेखा छोटी बहू को घर का काम कराने और बड़ी बहू को रानी बनाने के लिए लाई है। ये सब सुनकर किरण परी को बहुत दुख होता है, लेकिन किरण इस बारे में रवि को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि रवि अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। पर उसकी माँ के ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एक दिन किरण रसोई में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी बहू किरण को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुनो, मेरे लिए फटाफट बिरयानी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बना दूंगी। ये सुनकर बड़ी बहू जानबूझकर रोने का नाटक करते हुए किचन से बाहर निकल गई और झूठ मूठकर अपनी सास से किरण की शिकायत कर देती है। माँ जी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने किरण से कहा कि मेरे लिए बिरयानी बना दो, तो उसने साफ मना कर दिया और मुझसे कहा कि आप पूरे दिन बस बैठकर मेकअप ही करते रहती हो। अगर बिरयानी खानी है तो खुद ही बना लो। इतना बोलकर बड़ी बहू जानबूझकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से किरण को बोलती है, अरे ओ कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू को रुलाने की? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। उसकी सास किरण के बाल पकड़कर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और किरण रोते हुए वहाँ से चली जाती है और पास वाले जंगल में बैठकर रोने लगती है कि तभी उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ रानी परी उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? किरण परी अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। इसी वजह से तुमने परी लोग को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ भी लोग तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, मैंने बहुत सारी कोशिशों के बाद इसका हल ढूंढ निकाला है। उसके बाद रानी परी वहाँ पर एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। बेटा, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसे लगाते ही तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएगा और तुम्हारी जादुई शक्तियाँ भी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी और तुम फिर से एक परी बन जाओगी। फिर किरण परी जैसे ही उस जादुई लिपस्टिक को लगाती है कि तभी वो बहुत ही सुंदर हो जाती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी वापस आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने मेरी सारी मुसीबत ही दूर कर दी। चलो बेटा, अब तुम वापस अपने परिलोक चलो, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी बेटा। चलो वापस चलो। नहीं माँ, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ और अब तो आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया है। अब आप देखना माँ, सब लोग मुझसे कितना प्यार करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, लेकिन अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप मेरी चिंता मत करें, बस आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके घर में अचानक उसकी सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। बड़ी बहू तो हमेशा अपने मेकअप में ही लगी रहती है।
रेखा को अपनी छोटी बहू की बहुत याद आती है। अब वो बहुत पछताती है। तभी किरण खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। जैसे ही उसकी सास उसे देखती है, वो चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे इतनी सुंदर लड़की, तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मैं किरण हूँ, पहचाना नहीं आपने मुझे? क्या किरण, तुम्हारा काला रंग कहाँ गया और तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? किरण अपनी सास को सारी बातें बताती है। सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो किरण को बहुत प्यार करती है। जब किरण को पता लगता है कि माँ जी की तबीयत खराब है, तो वो अपनी सास की सेवा में लग जाती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। ये सब देखकर उसकी सास को खुद पर बहुत शर्म आती है और उसकी सास किरण से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें इतना ताना मारा और तुम्हें इतना परेशान किया, इसके बावजूद भी तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी छोटी बहू को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद वो अपनी छोटी बहू और बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ये कहानी दिव्या की है। वो अपनी सौतेली माँ मिताली, सौतेली बहन प्रीता और पिता रामदास के साथ रहती थी। मिताली टीवी सीरियल की विलेन माँ से कुछ कम नहीं थी। वो दिव्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। दूसरी ओर सौतेली बहन प्रीता उसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। वहीं रामदास अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते दिव्या और प्रीता विवाह योग्य हो गयी। लेकिन दिव्या के सर पर बाल बहुत कम थे। बड़े होते होते उसके बाल धीरे धीरे गिरने लगे और वो पूरी तरह से गंजी हो गई। दिव्या घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए दिव्या के पिता रामदास पहले दिव्या की शादी कराना चाहते थे। लेकिन जो भी कोई दिव्या को देखने आता, सभी लड़के वाले दिव्या को देखकर इनकार कर देते और प्रीता से शादी करने का प्रस्ताव रखते। इस कारण दिव्या बहुत दुखी रहने लगी और दूसरी तरफ सौतेली माँ मिताली के सौतेले व्यवहार से दिव्या और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। भगवान जी, सब लोग मुझे नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? दीदी, तुम रो मत। सभी लोग सिर्फ तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, तुम्हारे दिल की नहीं। तुम देखना दीदी, तुम्हारे दिल की खूबसूरती देखने वाले को भगवान एक न एक दिन जरूर भेजेंगे। इतने में वहाँ गुस्से में मिताली आई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई दूसरी दुनिया का राजकुमार आएगा तुम्हारी दीदी के लिए, बैंड बाजा बारात लेकर आएगा। सही कहा ना मैंने? आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बेचारी दीदी पहले से ही इतनी दुखी है। आप उनकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकती? कम से कम और दुखी तो मत कीजिए। तू चुप कर, बड़ी आई दीदी की तारीफ करने वाली। बोल तो ऐसे रही है कि हिम्मत बढ़ाने से इसके सर पर बाल आ जाएंगे। मैंने तो वैसे भी बहुत बड़ी गलती कर दी इसके बाप से शादी करके। जब तक इस गंजी की शादी नहीं होती तब तक तुझे तो कुंवारा ही रहना पड़ेगा। उसी समय रामदास कमरे में दाखिल हुआ और उसने मिताली की कही हुई सारी बातें सुन ली। ये क्या कह रही हो तुम? याद है शादी के वक्त तुमने क्या कहा था कि तुम दिव्या को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करोगी। मैं तुम्हारी झूठी बातों के जाल में फंस गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने पैसों की लालच में मुझसे शादी की है। हाँ हाँ, मैं ही तो तुम्हारे पीछे पड़ी थी शादी करने के लिए, क्योंकि तुम तो इस शहर के राजा थे ना, और तुम्हारी ये गंजी बेटी यहाँ की राजकुमारी।
इसी तरह से हर दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन अपनी सौतेली माँ की बातों से तंग आकर दिव्या घर छोड़कर चली गई। माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से दीदी घर छोड़कर कहीं चली गई है। अगर दीदी को कुछ हुआ न माँ, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी होकर तुम्हें उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है क्योंकि सब उसके गंजेपन का मजाक उड़ाते थे और कोई लड़का उससे शादी भी नहीं करना चाहता, समझी? लेकिन माँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहकर प्रीता अपने कमरे में रोते हुए चली गई। वहीं दूसरी ओर दिव्या रोते रोते जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उसने वहाँ एक नदी देखी। वो उस नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सोचने लगी। जैसे ही उसने आत्महत्या करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, तभी वहाँ एक खूबसूरत सी परी प्रकट हुई। रुक जाओ बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे ये बाल हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मेरे पास आओ बेटी। क्या सच में मेरे बाल वापस आ जाएंगे? दिव्या की बात सुनकर रानी परी ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। फिर रानी परी ने अपने जादू से एक लकड़ी की बनी हुई कंघी प्रकट की और दिव्या से कहा, ये लो बेटी, ये कोई मामूली कंघी नहीं है, ये जादुई कंघी है। इससे तुम जहाँ भी कंघी करोगी वहाँ बहुत घने और खूबसूरत बाल आ जाएंगे। लेकिन याद रहे, ये कंघी केवल गंजे लोग ही इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके बाल हो वो इस कंघी को इस्तेमाल करेगा तो उसके बाल गायब हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए गंजा हो जाएगा। क्या सच में? जादुई कंघी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। रानी परी का धन्यवाद करके दिव्या खुशी खुशी जादुई कंघी लेकर वापस अपने घर लौट आई। दिव्या को वापस आता देख उसकी सौतेली माँ मिताली ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। वहीं दिव्या चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई और आईने के सामने खड़े होकर जादुई कंघी से अपने सर पर एक बार कंघी करने लगी। कंघी करते ही उसके सर पर बहुत लंबे और घने काले बाल आ गए, जिसे देखकर दिव्या खुशी से झूम झूम कर नाचने लगी। दिव्या से रहा नहीं गया और वो अपने सुंदर बाल दिखाने फटाफट से प्रीता के कमरे में चली गई। तभी मिताली चुपके से दिव्या के कमरे में आती है और वहाँ रखी लकड़ी की कंघी को देखने लगती है। गंजी के सर पर तो बाल नहीं है, फिर इस गंजी को कंघी की क्या जरूरत है? वैसे ये कंघी तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, क्यों ना इस कंघी को मैं ही रख लेती हूँ। तभी अचानक से मिताली को याद आता है कि उसने तो आज अपने बाल कंघी नहीं किए हैं। हाय राम, आज तो मैं बाल कंघी करना ही भूल गई। चलो एक काम करती हूँ, इसी कंघी से कर लेती हूँ। ये कहते हुए मिताली उसी जादुई कंघी से अपने सर पर कंघी करने लगती है कि तभी, अरे वाह, इस कंघी से बाल कंघी करने पर तो बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मिताली के बालों में जोरों से खुजली होने लगी। तभी उसके सर के सारे बाल गायब हो गए। अरे ये क्या हो गया? मेरे सर के सारे बाल कहाँ गायब हो गए? कहीं ये कंघी भूतिया तो नहीं? ये कहते हुए मिताली ने उस कंघी को दूर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर दिव्या और प्रीता जल्दी से वहाँ आ पहुँची और मिताली को देखकर दोनों डर गयी। तभी दिव्या कहती है, माँ, ये आपके सर के बाल कहाँ गायब हो गए? मुझे पता नहीं, मेरे सर के बाल कैसे गायब हो गए। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? लोग मुझे देखकर बहुत हंसेंगे। भगवान ने आपको आपके कर्मों की सजा दी है माँ।
इतने दिनों तक आप दीदी को उसके गंजेपन के लिए ताने मारती थी ना, अब आपकी बारी है। अब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कहकर मिताली सर पकड़कर बैठ गई। जादुई कंघी की वजह से दिव्या के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया और कुछ दिनों बाद दिव्या की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, सिवाय मिताली के। इसीलिए कहते हैं ना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विष्णुपुर नाम के एक गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता ने कुछ समय पहले ही काव्या नाम की एक औरत के साथ में दूसरा विवाह किया था। काव्या श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यहाँ तक कि काव्या श्वेता को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब कुछ दिनों बाद श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ, आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं ना, मेरे पास कोई अच्छे और नए कपड़े भी नहीं है माँ। तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें लाकर नए कपड़े दिला सकूं। समझी तू? जाओ और जाकर घर का काम कर। लेकिन माँ, मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद लड़के वाले घर पहुँच जाते हैं और श्वेता की ये हालत देखकर वो लोग उसे मना कर देते हैं। इन सब बातों से श्वेता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर श्वेता घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है। श्वेता देखती है कि नदी के किनारे एक मछली अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। श्वेता रोते रोते ये देख रही होती है और अपने आप से ही बोलती है कि मेरे होते हुए ये मछली नहीं मर सकती, मैं इस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देती है और उस मछली की सांसें चलने लगती हैं। फिर मछली श्वेता से बोलती है, अरे तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादुई मछली हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहाँ पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें संदूक में एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि एक जादुई लहंगा है। तुम उस लहंगे से कोई भी उपहार मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी में चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है और संदूक खोलते ही उसमें से एक सुंदर सा लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छा मांग सकती हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा उस लहंगे से बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे बहुत सारा पैसा और धन दौलत चाहिए ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा वक्त आने पर आपसे कहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वक्त आने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता के इतना बोलते ही लहंगा वहाँ पर एक सुंदर सा घर और बहुत सारे धन दौलत और पैसे प्रकट कर देता है। श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वो उन पैसों से गरीबों और बेसहारा लोगों की रोज मदद भी करती थी। यहाँ काव्या ये सब देखकर बहुत टेंशन में रहती है और वो सोचती है, पूरे 2 दिन बीत गए हैं, लगता है श्वेता को अब मेरी जरूरत ही नहीं है।
अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इसके पास इतना धन दौलत और इतना बड़ा घर कहाँ से आया। काव्या अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ चलती है तो वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर कुछ लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या, श्वेता अगर अपनी सारी धन दौलत इन गरीबों में बांट देगी तो इसकी तो सारी धन दौलत खत्म हो जाएगी। इतना सोचने के बाद काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही वो जाकर उसका सारा धन चुरा लेगी। फिर देखती हूँ कि श्वेता अपना सारा धन गरीबों पर कैसे लुटाती है। आज रात ही इसके घर की सफाई करती हूँ। काव्या रात को श्वेता के घर चुपके से जाती है और देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और सोने के सिक्के एक जादुई लहंगा प्रकट करके दे रहा था। अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना धन दौलत आ रहा है। क्योंकि ये लहंगा जादुई है, मैं एक काम करती हूँ, इसका लहंगा ही चुरा लेती हूँ। फिर इसके पास धन कहाँ से आएगा और गरीबों की कैसे मदद करेगी मैं भी देखती हूँ। फिर तो मैं भी श्वेता से और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और श्वेता के घर से भी बड़े घर में रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो जादुई लहंगा चुराकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर जैसे ही वो लहंगे को बाहर निकालती है, लहंगा उसके सामने एक सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। तभी काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या के इतना बोलते ही लहंगा एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। अगली सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर पहुंचती है और वो अपनी माँ को एक बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। फिर श्वेता अपने दोनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से अपनी माँ को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कहती है। अरे नहीं नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मेरी माँ को वापस उनके असली रूप में ला दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं। मेरी एक इच्छा आपसे मांगनी अभी बाकी रह गई है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, अपनी एक इच्छा समय आने पर मांगूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी और तीसरी इच्छा यही है कि आप मेरी माँ को उनके असली रूप में वापस ला दीजिए प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को उनके असली रूप में वापस ला देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप लहंगे के रूप में आ जाती है और श्वेता की माँ काव्या को भी उनके असली रूप में वापस ला देती है। और फिर वो लहंगा कहता है, देखा, जिस बेटी को तूने अपनी नहीं बल्कि सौतेली समझा, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसी बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी जान। काव्या अपनी बेटी श्वेता को अपने गले से लगा लेती है। फिर उस दिन के बाद से काव्या और उसकी बेटी श्वेता एक साथ रहने लगते हैं। झारखंड के एक गांव की बात है। करीमपुर गांव में एक निराली नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था आयुष और बेटी का नाम था प्रीति। निराली के पति की बहुत ज्यादा जायदाद थी, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो गई थी। उसका बड़ा बेटा आयुष बहुत ही सुंदर था। अपनी माँ के जैसे उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। निराली आयुष से कुछ मांगने से पहले
सब कुछ उसे लाकर दे देती थी। उधर उसकी छोटी बेटी प्रीति अपने नाम के जैसे सुंदर तो नहीं थी, पर उसका मन बहुत सुंदर था। खूबसूरत ना होने के कारण उसे अपनी माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिला और ना ही उसका भाई उसके साथ अच्छे से बात करता था। उसकी माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी, वो भी खुशी खुशी सारा काम करती। छोटी उम्र से ही उसे किचन का सारा काम आ गया था। एक दिन निराली आयुष से बोलती है, बेटा, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। अरे, तुझे नए कपड़े चाहिए कि नहीं? आयुष बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ ना आपके साथ। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा माँ को। मुझे भी नए कपड़े लेने हैं अपने लिए। आयुष प्रीति को आवाज देता है, प्रीति, जल्दी चलो, माँ के साथ बाजार जाना है। तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में जाकर वो पहले सब्जी खरीद लेते हैं। बेटा प्रीति, बात सुनो, तुम ये सब्जियों का बास्केट लेकर घर चली जाना। हम दोनों को नए कपड़े लेने हैं। तुम जाकर खाना बना लेना, हम जल्दी घर आ जाएंगे। प्रीति उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कितने साल हो गए हैं, आपने मुझे कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। अब जल्दी से जाकर खाना बना लो। प्रीति खुश हो जाती है और सब्जियों की बास्केट लेकर वहाँ से घर चली जाती है। दोनों माँ बेटा शोरूम में जाकर कपड़े खरीदने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इधर प्रीति किचन से बाहर निकलती है। माँ, आप बाजार से आ गई, मेरी नई ड्रेस कहाँ है माँ? मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। तेरे लिए कोई पैसे नहीं बचे तो ड्रेस कहाँ से लेकर आती? माँ, ये तो गलत बात है। आपने भैया को 2 ड्रेस दिला दी है और खुद भी लिया है, पर मेरे लिए नहीं लिया। आप मेरे साथ हमेशा यही करती हैं माँ। ज्यादा चपड़ मत कर, चुपचाप जाकर खाना बना। तूने कौन सा कहीं पर जाना है? शक्ल देखी अपनी, घर और पैसे सब हमारे लिए है। प्रीति रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रात को बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रीति को बहुत तेज बुखार हो जाता है और प्रीति सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाती और निराली उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, महारानी अभी तक सो रही है, चाय नाश्ता लाऊं आपके लिए? माँ, आज मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझसे उठा नहीं जा रहा माँ। देख प्रीति, आजकल तेरे बहाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जल्दी से उठ जा, नहीं तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। घर का सारा काम पड़ा है। प्रीति जैसे तैसे घर का काम करती रहती है कि तभी काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से मार्केट जाकर सब्जी ले आ। प्रीति बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत प्रीति को बेहोश पड़ा देखकर उसे पानी पिलाती है। प्रीति को जब होश आता है तो वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए बेटा। तभी प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति अपनी सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देती है। ये तो बहुत गलत बात है, बेटे को इतना प्यार और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। तुम चिंता मत करो बेटी, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से कोई भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दादी माँ, पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तभी वो बूढ़ी सी औरत
एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। अरे मैं रानी परी हूँ, वो तो मैं भेष बदल कर लोगों की मदद करती हूँ। ये देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस अपने घर लेकर चलो। प्रीति बिना सब्जी लिए परी के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर पहुंचकर परी उससे कहती है, अब तुम देखना मेरा कमाल। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 2 जादुई फेस क्रीम प्रकट करती है। ये देखो, ये 2 जादुई फेस क्रीम है। ये लाल क्रीम लगाने से तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी, और इस काली क्रीम को लगाकर आज मैं तुम्हारी मम्मी और भाई को सबक सिखाऊंगी। फिर परी उस लाल फेस क्रीम को प्रीति को दे देती है और उस काली क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये कैसी क्रीम है रानी परी? अरे तुम डरो मत, सिर्फ अंदर जाओ। प्रीति अंदर जाती है। उसे देखकर निराली गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, कहाँ थी इतनी देर तक? चल जाकर खाना बना। अरे माँ देखो तो, ये तो सब्जी तक लेकर नहीं आई। ये क्या प्रीति, आज तेरी खूब पिटाई होगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी फिर। तभी वो चुड़ैल कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर निराली और आयुष बहुत डर जाते हैं। माँ भागो भागो चुड़ैल, ये तो हमें मार कर खा जाएगी माँ। मैं आज तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ने इस छोटी सी बच्ची का जीना मुश्किल कर दिया है। जैसे मैं एक खतरनाक और बदसूरत चुड़ैल हूँ, वैसा ही बदसूरत मैं तुम्हें कर दूंगी। फिर चुड़ैल उनकी खूब पिटाई करती है और उनको मार मार के उनके मुंह लाल कर देती है। बोल, तंग करेगी आज के बाद अपनी प्यारी बेटी को? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। तुम्हारा पति नहीं है तभी तुमको छोड़ रही हूँ। और हाँ, कोई काम करना शुरू करो, मुफ्त की जायदाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और हाँ, मैं दोबारा फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर प्रीति रानी परी की वो लाल क्रीम लगा लेती है और बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटा प्रीति से माफी मांगते हैं और प्रीति उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद दोनों प्रीति के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।